जी दीदी जी ने तो थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया होगा। परदादी के साथ 2001 से मैं रही थी। ऐसे आसाम में से ज्ञान लिया था और आसाम से कलकत्ता आई परदादी के सेवा के लिए। और वहाँ से कलकत्ता में सिर्फ एक रात ही मुझे रहना हुआ और उसके बाद मुझे मधुबन भेजा। जब मैं घर से आई थी और 2 महीना मैं गुवाहाटी में रही, वहाँ की दीदी ने 2 महीने मुझे रखा। उसके बाद मुझे कलकत्ता भेजा और जब कलकत्ता 2 महीना पहले से मुझे पता था कि मुझे कलकत्ता जाना है और मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि कलकत्ता में भाषा जो है बंगाली भाषा होती है और आसाम में आसामीज भाषा होता है, तो दोनों मिलता जुलता है और काफी समझ में भी आती है बंगाली। मैं सोचती थी कि बंगाली भाषा तो धीरे धीरे समझ लेंगे, धीरे धीरे सीख लेंगे और कलकत्ता में मैं रह जाऊंगी, रह पाऊंगी। इस हिसाब से मैं घर से निकली थी। और परदादी का बेटी, परदादी जो है निर्मल शंकर दादी बाबा की लौकिक पुत्री, उनको तो मैं कभी देखा नहीं था, जानते भी नहीं थी और क्या सेवा करना क्या नहीं करना कुछ भी नहीं जानती थी। और हिंदी भाषा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। सिर्फ उस समय टीवी में रामायण महाभारत देखते थे तो थोड़ा बहुत समझ में आता था। फिर भी मैंने हिम्मत किया कलकत्ता के हिसाब से। मुझे ये नहीं पता था कि एक ही दिन कलकत्ता में रहना होगा और मधुबन भेज देंगे। और जब मैं मधुबन गई और दादी के साथ दीदी के साथ रहने लगी, जैसे तैसे थोड़ा बहुत हिंदी भाषा बोल लेती थी। फिर रुक्मिणी दीदी मेरे को बोलती थी, रुक्मिणी दीदी तो बचपन से ही दीदी के परदादी के साथ रही हुई थी। रुक्मिणी दीदी बोलती ये चीज लेके आओ, ये वाला चीजें लेके आओ, तो मैं कुछ और ही उठा के लेके आती थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता था क्या लाना होता था। एक दिन की बात है, रुक्मिणी दीदी ने मुझे बोला कि परदानी भवन आप लोग ने देखा होगा, परदानी भवन में रहती थी दादी के साथ। और दीदी ने मेरे को बोला कि तुम्हें ना बड़े भंडारे में जाओ, इस चीज लेके आना। मैं गई, जाके वहाँ पर भाइयों को, थोड़ा दूर तो है ही, मुझे बहुत पानी प्यास लगी थी तो मैंने भाइयों को बोला मुझे पानी खाना है क्योंकि आसाम में बंगाल में पानी दूध चाय सब खाते हैं, पीते नहीं है कुछ भी, सब हाँ पानी खाओ बोलते हैं। तो मैं भी वही बोलूंगी ना, इतना समय का जो भाषा है मेरा जो भी वही बोलूंगी। और जब मैंने बोला तो कुछ भाई लोग वहाँ हंसने लगे। मुझे समझ में आ गया था कि वो हंस रही, लेकिन अब तो जो बोल दिया सब बोल दिया। तो भाइयों ने बोला बहन जी यहाँ पानी खाया नहीं जाता है, पानी पिया जाता है, आप वहाँ से पानी पी लीजिए। तो मैंने पानी तो पी लिया। फिर इस तरह का भाषा शुरू हुआ, सीखना शुरू हुआ। और मैं दादी को जब से देखा है, जैसे मुझे लगता था कि मैंने बाबा को ही देखा है, बाबा से ही मिले हैं। और मेरा ये भी सौभाग्य रहा कि बाबा के जब अधिकतर बाबा स्टेज पर आते थे, दादी को लेके जाते थे और दादी के साथ साथ हम भी बाबा के बहुत करीब मिलते थे। और जब 3 महीना हम वहाँ रहे, उनके हमेशा परदादी जो है कलकत्ता में रहते थे, 5 स्टेट जो है वो संभालते थे, आसाम, उड़ीसा, नेपाल, बंगाल, बिहार और तमिलनाडु, इस 50 थे दादी। उस हिसाब से कलकत्ता में ज्यादा रहना होता था और वहाँ पर बहुत पॉल्यूशन होते थे। गर्मी के दिनों में मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीना बहुत गर्मी और पॉल्यूशन होते थे। तो दादी को अस्थमा का प्रॉब्लम था, इसलिए कलकत्ता में नहीं रहते थे, मधुबन में रहते थे 3 महीना। और दादी के साथ साथ मुझे भी मधुबन में रहने का मौका मिलता था। और दादी के साथ मैंने बहुत दादी को ये देखा है कि दादी को बहुत ज्यादा इकोनॉमी का संस्कार होता था, बहुत ही ज्यादा। और जब दादी हमको बोलती थी ये उठा के रखो, ये संभाल के रखो, तब मेरे को लगता था ये छोटी छोटी बातों में इतना कंजूसी क्यों करते, मुझे कंजूसी लगती थी। लेकिन जब धीरे धीरे बाबा के ज्ञान को समझ में आया, बाबा की हर बात को मुझे समझ में आने लगी, तब मुझे पता लगा सही बात है, बाबा के घर में कोई भी चीजें, कोई भी भाई बहने ला के देते हैं, उनका तो अपना भाग्य जमा हो जाता है, उन भाग्य जमा कर लेते हैं। लेकिन हम अपना भाग्य उस चीजों में से कैसे जमा करेंगे,
वो हम हमारे हाथ में है। हम कोई भी चीजों को ठीक से यूज करें, उसको बाबा के घर में सही रूप से लगाए और उसमें से भी कुछ बचत करके निकाल के रखे। वो है हमारी बचत का खाता जमा होता है। हम जानते हैं, हम बहने, टीचर बहने जो भी सेंटर पर रहते, वो हम धन का सेवा हम नहीं कर पाते हैं। स्थूल सेवाएं तो कर लेते हैं, वाणी का सेवाएं कर लेते हैं, मनसा सेवा कर लेते हैं, लेकिन हम धन का सेवा नहीं कर पाते हैं। तो हमारी वही धन का सेवा जो होता है, जो भाई बहने हमको देते हैं, उसी में से हम बचाते हैं, उसी को यज्ञ सेवा में लगाते हैं और उसमें थोड़ा बहुत बचा के बाबा के घर में पहुंचाते हैं। वही हमारी भाग्य जमा होता है। ये बात मुझे धीरे धीरे पता लगने लगी और उस हिसाब से हम भी सीखते गए। अभी तक भी हमारी रुक्मिणी दीदी साथ में है। कोई भी थैलियों में जैसे कभी सब्जी वब्जी लेके आते हैं तो थैली अंदर से गीला हो जाता है, तो वो तो फेंक ही देंगे ना। दीदी बोलती नहीं, उसको फेंको नहीं, अंदर से धुलाई करके उल्टा करके सुखा दो, सूख जाएगी, वो काम आएगी। तो मैंने पहले भी शायद सुनाया था एक बार, जब मैं कलकत्ता पढ़ती, मधुबन में 3 महीना रहने के बाद कलकत्ता गई और कलकत्ता जाने के बाद सेंट्रल लाइफ में शुरू किया। ऐसे तो हमारे आसाम में रहते थे, लेकिन हर जगह का कल्चर अलग होते हैं, खान पान अलग होते हैं, रहन सहन अलग होता है, सभी अलग होती है। तो कलकत्ता में रहना भी शुरू किया सेंटर पर। और सेंटर पर जब बहने रहते हैं शुरुआत में, तब 3 रत्न मिलता है। कौन सी रत्न मिलते, क्या मिलते? झाड़ू पोछा और बर्तन, है ना। तो झाड़ू पोछा और बर्तन से ही सेवा शुरू होता था। अभी शायद नहीं होते हैं, अभी का बहने नहीं भी करते होंगे, नहीं मालूम, लेकिन हमारे समय पर तो ज्यादा करके उसी से ही सेवा, सब्जी काटना, झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन करना, कपड़ा धुलाई करना, ये तो करना ही करना पड़ता था। शुरुआत उसी से ही होते थे। और मुझे भी वही सेवा मिला था। परदादी का सिर्फ कमरा सफाई करने का सेवा मिला था और मैं सफाई करती थी। एक दिन का बात है, दादी बैठी हुई थी और मैं झाड़ू निकाल रही थी, कचरा निकाल रही थी। तो दादी छोटी सी हेमोपेथिक दवाई जो खाते ना, कागज की पुड़िया होता था, वो कागज सोफे के नीचे गिरा पड़ा था और मैं झाड़ू से वो निकाल के लेके जा रही थी। दादी मुझे बड़ी प्यार से गुड़िया बुलाती थी, बोलती थी, गुड़िया वो जो कागज टुकड़ा है ना, तुम उठा के रखो। तो मैंने बोला, वो तो कचरा से ले जाएंगे दीदी, वो फेंक दूंगी मैं। तो दीदी ने, हमको दीदी बोलती थी, परदादी को दीदी बोलती थी कलकत्ता में। मैंने बोला, दीदी ने मेरे को बोला नहीं, उसको है ना कागज टुकड़ा को मेरा टेलीफोन के नीचे रखेंगे ना, तो किसी को भी फोन नंबर लिख के देने के लिए काम आएगा। आज 2001 की बात है, उस समय तो सबके हाथ में मोबाइल फोन नहीं होता था, फोन नंबर लिख के रखना पड़ता था। तो बोला, किसी को मांगे कोई फोन नंबर तो कागज टुकड़ा तो चाहिए ना, तो उसी में हम लिख के दे सकते थे। तो इस तरह का दादी हमको समझाती थी। इतना तक कि दादी जो रोटी खाती थी, हमारे आसाम में 3 टाइम चावल खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं। कभी महीने में 1-2 बार रोटी बनता होगा। अभी तो खाते हैं, सेंटर में तो चलता है, बाकी घरों में बहुत कम रोटी बनता है। तो हमको रोटी बनाना भी नहीं आता था, बाबा के घर में ही रोटी बनाना सीखा हमने। तो परदादी जब खाना खाती थी, हमेशा तो मैं रोटी नहीं बनाती थी, दूसरी बहनें बनाती थी। तो कभी अचानक कुछ बहन को हुआ, कुछ कारण बस मुझे बनाना पड़ता, तो मैं रोटी बना के देती थी दादी को जैसे तैसे। तो कई बार क्या होता है, रोटी का किनारे में थोड़ा मोटा रह जाता है और बीच में अच्छे से पक जाते हैं। तो दादी का उम्र के हिसाब से पूरा रोटी नहीं खा पाती थी, तो क्या करते थे, चारों तरफ किनारे का रोटी निकाल के थाली में एक कोने में रख देती थी। तो मैं आती थी थाली उठाने, तो दादी पूछती थी, तुम ये जो रोटी का टुकड़ा है वो फेंक देंगे, क्या करेंगे? तो एक तो फेंकना ही पड़ेगा ना, एक तो किनारे का रोटी और एक जूठा रोटी है, कोई खाएगा नहीं। तो दादी बोलती, नहीं, कमरे के पीछे के टीना लगा होता था, और टीने में फेंक देना तो चिड़िया खा लेंगी। उसको भी मतलब सफल करना है, उसको भी वेस्ट नहीं करना है। तो मैं ये बात बहुत नोट करती थी दादी का, कि इतना बाबा के घर में बाबा ने इन लोग को बेगरी पाठ में कहो, चाहे जो भी सेवा में कहो, उन लोग को इतने बाबा के यज्ञ को संभालने के लिए इतना कूद कूद के भरा था दादियों में। और आज उन्होंने इतना कुछ करके यज्ञ को इतना आगे बढ़ाया और उसका ही फल हम पा रहे हैं। हमने कोई मेहनत नहीं किया,
बस बना बनाया मक्खन खा रहे हैं। मेहनत किया नहीं किया। दादियों ने अभी भी रुक्मिणी दीदी कई बार सुनाते हैं, दादियाँ भी सुनाती थी। एक समय था जब इन लोग प्रदर्शनी आदि लगाने जाते थे तो प्रदर्शनी चित्र फाड़ के फेंक देते थे, लेकिन वो समय अभी नहीं है। अभी तो बहनों को बड़ी प्यार से निमंत्रण देते हैं, स्टेज बना के बुलाते हैं। तो हम तो बना बनाया मक्खन ही तो खा रहे हैं ना। मेहनत किसने किया था? दादियों ने किया था। उन लोग ने इतनी कम उम्र में बाबा के साथ रह के एक एक चीजों को, इतनी बड़ी यज्ञ को आगे बढ़ाया, हर चीजों को सहन करते हुए, हर चीजों को अपनाते हुए। ये मैंने जानकी दादी का अभी कुछ समय पहले एक किताब पढ़ रही थी, जयंती दीदी का अनुभव की किताब पढ़ रही थी। इसमें जयंती दीदी का कुछ बातें अनुभव था जानकी के साथ। इसमें भी मैंने वही देखा, बहुत इकोनॉमी का, कि दादी जानकी और जयंती दीदी पूना में रही हुई थी और वहाँ पर दादी जानकी कहीं बाहर सेवा पर गई थी और जयंती दीदी घर में ही थी, सेंटर पर ही खाना आदि बना रही थी। तो खाना बनाते समय जयंती दीदी क्या करती कि चावल कभी कभी धुलाई करते हैं, एक हाथ से पानी डाल कैसे करके इधर से चावल डालते, पानी डालते तो क्या होता है कई बार किनारे से चावल का दाना निकाल के गिर जाते हैं। तो चावल का दाना कुछ निकला पड़ा हुआ था बेसिन में। तो जानकी दादी उसी समय आके देखा, तो देखा चावल गिरा पड़ा है। तो जयंती दीदी को पूछा, जयंती तुमने चावल गिराया क्या? तो उन्होंने बोला जी दादी वो थोड़ा चावल धुलते समय गिर गया हो। तो दादी जानकी ने बड़ी प्यार से उसको बोला, बोला देखो ये चावल का दाना जिस किसी ने भी यज्ञ में दिया है, जिस किसी ने भी वो चावल आया है बाबा के घर में, और उस चावल का हिसाब बाबा उस बच्चों को हिसाब में 10 गुना 100 गुना ज्यादा देना पड़ेगा। उस व्यक्ति को बाबा देंगे उनको। तो अगर कुछ दाना तुमने गिराया उस हिसाब को कैसे देंगे? तुम्हारी जो इस खाता में जमा रहेगा तुम्हारी खाता से उनको देना पड़ेगा। कितनी गहरी बात है ये, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। सही में बाबा के घर में एक एक चीजों का बहुत कदर होती है, बहुत कदर होना चाहिए। और दादी जानकी का हर संकल्प इतना पावरफुल होता था, वो साकार में होता ही होता था। विशेष करके मैंने ये देखा है, जब परदादी हमारी शरीर छोड़ा था 2013 में, तब दादी जानकी ने देखा था कि परदादी एक दिन हिस्ट्री हॉल में ऊपर रखी हुई थी बॉडी को, और दूसरे दिन शरीर वो किया, संस्कार किया। तो बहुत लोग आए थे और बहुत फूलों का वर्षा हुआ था। बहुत फूल, ऐसे भी जो शरीर छोड़ते उनके ऊपर फूल चढ़ाते ही है, लेकिन बहुत सारे फूल चढ़ाया हुआ था। तो पैसा शांति स्तंभ के सामने रखा बॉडी को, तो भी फूल चढ़ाया। बाबा के झोपड़ी के सामने लेके गए, वहाँ भी शमशान में लेके गए, वहाँ भी। तो दादी जानकी और गुलजार दादी उस समय वहीं थे। तो जानकी दादी सब कुछ देख रहे थे। फिर लास्ट में सब कुछ होने के बाद दादी जानकी ने हंसा दीदी को बोला कि हंसा तुम है ना, अगर मैं जब शरीर छोड़ू ना, मेरे ऊपर एक भी फूल नहीं चढ़ाना, इतना फूल का खर्च मेरे ऊपर नहीं करना, उइल करके लिख के रख दो, ऐसे बोला हंसा दीदी को। तो ये तो 2013 कब का पूरा हो गया, लेकिन वो साकार अंत समय पर हुआ। कैसे हुआ होगा? दादी जानकी ने जब शरीर छोड़ा था उस समय कोरोना का लॉकडाउन हो चुका था और कोई कहीं पर से भी नहीं आ सकते थे व्यक्ति, कोई भी कहीं से भी नहीं आ सकते थे। तो दादी को हॉस्पिटल से लेके आए और टाइम का पूरा पाबंदी था, इतना टाइम के अंदर बॉडी को लाना है, इतना टाइम के अंदर उसको संस्कार करना है, इतनी व्यक्ति सिर्फ चाहिए। प्रशासन चारों तरफ लगे हुए थे और हमने खुद देखा सही में वो जो ज्ञान सरोवर से कुछ फूल आए थे उतना ही फूल दादी के ऊपर लगा और दादी को अंत समय पर जैसे सैया पर डाला और उसके ऊपर भी लकड़ी डाला। उसके बाद अहमदाबाद से नेहा बहन ने बहुत बड़ा फूलों का माला लेके आए थे और एकदम अंत समय पर वो माला डाला, उसके बाद मुखाग्नि नहीं किया है। तो ब्राह्मणों का हमने देखा है, अगर पावरफुल संकल्प करते हैं वो साकार में जरूर होता ही होता है। ये मैं अपने जीवन में भी देखा है। मेरा 2018 में, उससे पहले मेरे को बहुत सिर दर्द होता था, बहुत सिर दर्द। मैं अपने अनुभव बताती हूँ थोड़ी। और ज्यादा सिर दर्द होता था और रात को नींद नहीं आती थी, बहुत देर तक नींद नहीं आती, कभी कभी तो पूरा रात भर नींद नहीं आती थी।
बाबा कहते हैं कि योगी तो आत्मा का नींद ऐसा होना चाहिए, बिस्तर पर जाओ 5 मिनट में नींद आ जाए। लेकिन नींद क्यों नहीं आते थे वो अलग बात थी, लेकिन बहुत परेशान होती थी मैं। और सिर दर्द के लिए मैं ग्लोबल में दिखाया तो उन्होंने बोला माइग्रेन है, माइग्रेन की दवाई खाना है। तो 1 महीना तक दवाई खाया। उसके बाद दादी दीदी के साथ इधर उधर बाहर जाना पड़ता था तो दवाई छूट जाता था मेरा। फिर मैं अहमदाबाद के एक न्यूरो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला आपको एमआरआई करानी पड़ेगी। एमआरआई तो करा लिया था लेकिन डॉक्टर को दिखाना नहीं हुआ। 6 महीने के बाद वो रिपोर्ट मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया। गुवाहाटी में लौकिक घर गई थी और वहाँ पर अपने सेंटर में एक बड़ा डॉक्टर आता है, उसका बड़ा क्लिनिक है, तो उनको मैंने दिखाया था। तो उन्होंने बोला कि आपकी ब्रेन में थोड़ा सा पानी है, सूजन है थोड़ा सा, वो ठीक हो जाएगा, नींद करेंगे तो ठीक हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। तो बात तो पूरा हो गया। फिर मैं आ गई मधुबन। आने के बाद मैं रुक्मिणी दीदी के साथ बर्मा गई थी। बर्मा गई थी तो वहां से आने समय बहुत ज्यादा मुझे सिर दर्द हुआ और अहमदाबाद में फ्लाइट से उतर के फिर मधुबन जाने तक 4 घंटा लगता है। तो वहाँ इतना ज्यादा सिर दर्द था, मेरा आंखों से पानी बह रहा था। फिर मैं रास्ते में 2-3 बार गाड़ी रोक के, संजू भाई ही गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी रोक के मैं आंखों में पानी डाला, सिर में पानी डाला, जैसे तैसे शांतिवन पहुंच गई। फिर डोलो गोली आदि खाई, फिर थोड़ा ठीक हो गया। फिर दूसरे तीसरे दिन से वही सिर दर्द होने लगा। फिर मैं 2 बहनें अहमदाबाद जा रही थी एयरपोर्ट के लिए, उनके साथ दीदी ने बोला तुम जाके डॉक्टर को दिखा के आओ। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। जाने के बाद डॉक्टर ने बोला आपके आंखों का टेस्ट करना पड़ेगा। फिर मैं आंख को टेस्ट करने गई दूसरी हॉस्पिटल में, क्योंकि अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं सब। तो वहाँ पर डॉक्टर ने जो साथ में गई थी वो गुजरात की बहन थी, तो वो गुजराती भाषा में से कुछ बोला कि इनको अच्छा नहीं है, जो रिपोर्ट है अच्छा नहीं है, ब्रेन में और आंखों के बीच में जो नसें है उसमें सूजन आ गया है और उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसको न्यूरो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर के पास गई। फिर डॉक्टर ने मेरे को बोला आपको फिर कमर से 10 ml पानी निकाल के उसको टेस्ट करना पड़ेगा। वो भी किया, तब तक शाम हो चुका था। फिर शाम को तो रह गई, सारा रिपोर्ट हमारे पास आ गई, लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखाया था। तो दूसरे दिन गुरुवार था, फिर डॉक्टर को दिखाने गई, सबसे बड़ा अहमदाबाद के जो डॉक्टर सुधीर डॉक्टर। तो डॉक्टर सुधीर के पास गया तो उन्होंने बोला आपको एमआरआई कराना पड़ेगा, ये एमआरआई पुराना है तो दूसरा एमआरआई करानी पड़ेगी। फिर मैंने एमआरआई कराया। एमआरआई का रिपोर्ट 2 घंटे के बाद आते हैं। तो मैं सोचा, सेंटर एकदम नजदीक था हॉस्पिटल की, तो बहन ने बोला चलो हम खाना पीना खा के दोबारा आएंगे रिपोर्ट लेने के लिए। तो जब मैं सेंटर पर गई, इधर मुझे सभी ढूंढ रहे थे क्योंकि मेरा रिपोर्ट ठीक नहीं था बिल्कुल भी। और मैं जब आई और तुरंत मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सबसे पहले तो जब साइनाटी कराते हैं, भर्ती करते हैं, तब पूछा पेशेंट कौन है, तो फिर मैंने बोला मैं ही हूँ। तो सब लोग एक दूसरे को देखने लगे और मेरा ब्रेन ट्यूमर था और 4 दिन के बाद ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ और बाबा ने अभी तक ठीक रखा जैसे भी है। लेकिन मेरे साथ एक नर्स थी परदादी के साथ, ये तो 2018 की बात है, उससे पहले एक नर्स थी, तो उनको भी ब्रेन ट्यूमर और पैरालिसिस का अटैक आया था। तो उनको कैंसर का भी डाउट था, कैंसर का था तो रेडिएशन भी हुआ। 6 महीने अच्छी तरह इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ। उसके बाद वो नेपाल चली गई, नेपाल की थी और वो 1 साल के अंदर सभी छोड़ दिया, 1 साल के बाद ही मतलब। और दूसरी एक माता थी हमारी, शांतामणि दादी के साथ सेवा किया, उनसे साथ परदादी का भी सेवा किया। तो उनका भी ब्रेन ट्यूमर हुआ था और वो भी 1 साल के बाद शरीर छोड़ दिया था। और जब मेरा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ और मेरा भी बुद्धि में यही था कि 1 साल के बाद मुझे जाना है। मुझे अंदर से एकदम फिक्स हो गई थी कि 1 साल तक ही मैं रहूंगी, उसके बाद नहीं रहूंगी।
लेकिन बाबा ने आज तक सेवा के निमित्त रखा है, तो बाबा को बहुत बहुत थैंक्स है, ठीक ठाक रखा है। ओम शांति। दीदी आ गई है।